अच्छा जी, होपफुली अब मेरी आवाज आ रही होगी और आप लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई करना था वो फॉर्मूला वही था कि पहले आप देखें टेम्परेचर चेंज आया है, तो मैंने कहा था कि जब भी टेम्परेचर चेंज आए तो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी से होगा। क्या किसी ने सॉल्व करके आंसर निकाला है इसका? कोई बता सकता है आंसर इसका? पहले माइनस एम सी डेल्टा टी में m जो होगा वो मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ वाटर, तो वही वॉल्यूम होगा, क्योंकि कल मैं आपको बता चुका हूं कि वाटर की डेंसिटी और 1 होती है, लिहाजा वाटर का वॉल्यूम और वाटर का मास सेम होता है। तो माइनस एम सी डेल्टा टी में जो डेल्टा टी आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कम है और इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव आएगा, और जब आप डेल्टा एच निकालेंगे तो एमसी डेल्टा टी के फॉर्मूले में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एमसी डेल्टा टी के फॉर्मूले में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और वो होगा एंथैल्पी चेंज इन अ प्लास्टिक कप। उसके बाद जो है फिर आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे, वो नंबर ऑफ मोल्स जो कि पोटेशियम नाइट्रेट के मैंने आपको मास लिखवाया है, वो मास डिसॉल्व हुआ है और वो मास डिसॉल्व होकर जो है मोल्स में कन्वर्ट हो। मास अपॉन एमआर से मोल कैलकुलेट करना है, और वो मोल जो होंगे वो पोटेशियम नाइट्रेट के मोल्स होंगे। देन आप लिखेंगे कि इतने मोल से इतनी हीट रिलीज हुई, तो 1 मोल में कितनी होगी। इस तरह से आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू मिल जाएगी। और सर हेलो सर, बोलिए। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो हाँ हाँ आ रही है तुम्हारी आवाज, बोलो। सर, ये मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि वाटर का हम लोग मास लेंगे या ये दोनों का मास लेंगे। बेटा कल की क्लास में भी ये बात बताई थी कि वाटर का मास लेते हैं। जो सर कंपाउंड इसको डिसॉल्व थोड़ा हो गया वो या कोई कंपाउंड रिएक्ट कर गया, उसका टेम्परेचर थोड़ी बढ़ेगा या कम होगा। कल भी मैंने आपको तो यही सर बात इसका समझाई मतलब थी। कि पोटेशियम नाइट्रेट जो डिसॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर, तो सिर्फ वाटर का हम लोग मास लेंगे इसकी। जी, वाटर का मास या वॉल्यूम जो भी आपको गिवन है वो आप लेंगे। और मोल्स तो हम लोग इसका पोटेशियम नाइट्रेट के निकालेंगे। जी, इसलिए कि डिसॉल्व जो हुआ है जिसकी वजह से हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब होगी वो पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो होपफुली ये बात आप लोग की समझ में आ गई होगी, और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आज का जो ये तो हर प्रीवियस पार्ट से ही रिलेटेड बात की थी मैंने आज।
आज का जो हम काम करेंगे वो है, इससे आगे की बात, ये एग्जांपल्स हैं उसी से रिलेटेड। जब आप पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया और बेहतर इस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा जी, आज मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताऊंगा और फिर उनकी एप्लीकेशन। पहला फार्मूला है कि हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन कोई भी रिएक्शन हो सकता है, ये कंबशन भी हो सकता है, ये न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है, ये कोई भी और रिएक्शन भी हो सकता है। कि हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन when data of delta HF naught is given. When data of HF naught is given, यानी आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन डेटा you have to calculate overall enthalpy change of reaction। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है जो मैंने यहां पे शो किया है कि डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट साइड। अभी जब मैं इसको पास पेपर के क्वेश्चन पे अप्लाई करवाऊंगा या आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उस पर अप्लाई करवाऊंगा तो आपको बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। लेकिन ये फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें फॉर्मेशन डेटा गिवन हो, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन हो, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। फॉर्मेशन डेटा गिवन होगा and you have to calculate overall enthalpy change of reaction। फॉर्मूला ये कहता है कि सम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। और यहां पर एक बात और जहन में रखिएगा कि लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन में गिवन आपको नहीं होगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 0। उसकी वजह यह है कि फॉर्मेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्स। फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ कंपाउंड के लिए होती है, एलिमेंट्स के लिए नहीं होती। तो एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन इसके करवाऊंगा इसी फॉर्मूला बेस पर, तो आप देखेंगे कि आपको फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट गिवन नहीं होगी, उसकी जगह आप 0 पुट करेंगे। ये एक फार्मूला है कि आप डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन डेटा। यानी क्वेश्चन में आपको फॉर्मेशन डेटा अगर गिवन है और ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू 0, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला जो है ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन कंबशन डेटा इज गिवन। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मेशन डेटा गिवन था, तो आप फॉर्मेशन डेटा से भी ओवरऑल एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप जो है कंबशन डेटा से भी ओवरऑल एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंबशन डेटा गिवन होगा तो फिर आपका फार्मूला बनेगा सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, यहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो अगर फॉर्मेशन डेटा गिवन होगा तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर कंबशन डेटा गिवन होगा तो आप ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि व्हेन डेटा ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज गिवन, अगर आपको बॉन्ड एनर्जी का डेटा गिवन है
या एग्जामिनर कहता है कि कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर अ गिवन रिएक्शन एंड यूज डेटा फ्रॉम डेटा बुकलेट। तो डेटा बुकलेट में आपको जो डेटा गिवन है वो बॉन्ड एनर्जी का डेटा गिवन है। डेटा बुकलेट में आपको बॉन्ड एनर्जी का डेटा गिवन है। इन दैट केस ये फॉर्मूला आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था कि ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जीज माइनस सम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जीज। तो ये मैंने जो आपको 3 फॉर्मूला बताए हैं ये आपको पेपर 1 में भी हेल्प आउट करेंगे और ये आपको पेपर 2 सॉल्व करने में भी हेल्प आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिसमें फॉर्मेशन डेटा गिवन हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, कंबशन डेटा गिवन हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, और अगर बॉन्ड एनर्जीज गिवन हो तो फिर बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ये जो है वो आपके सामने मैंने जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दी। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जहां पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और इस फॉर्मूले को जहां हम अप्लाई करेंगे ये बुक आपके पास, मुझे नहीं पता कि बुक 2 आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची। अगर बुक 2 आप तक पहुंच गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंची नहीं तो सर, नहीं है। hopefully- जी बताइए। नहीं है सर, नहीं बुक 2 नहीं है हमारी। मिली बुक 2 आपको नहीं मिली अभी केमिस्ट्री की? नहीं अभी तक नहीं मिली। नहीं अच्छा ठीक है, मैं चेक करवा लेता हूं आज कि बुक 2 आप तक क्यों नहीं पहुंची। बहरहाल ये आपको बुक 2 में जो है वो क्वेश्चन मिलेंगे, और ये मैं क्वेश्चंस कुछ पास पेपर से रिलेटेड हैं पेपर 1 के, वो अब आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको नजर आ रहा है। Gaseous phosphorus pentachloride can be decomposed into gaseous phosphorus trichloride and chlorine by heating। अब इन्होंने यहां पर आपको इक्वेशन नहीं दी बल्कि वर्ड इक्वेशन दी है कि phosphorus pentachloride decompose to form phosphorus trichloride and chlorine by heating, और इसके साथ इन्होंने आपको बॉन्ड एनर्जीज दे दी हैं। सम टाइम बॉन्ड एनर्जीज गिवन होती हैं और सम टाइम एग्जामिनर कहता है कि यूज डेटा फ्रॉम डेटा बुक। अब इस क्वेश्चन में आपको बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो अब वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा ओवरऑल डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए, जो मैंने आखिर में लिखवाया था कि सम ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जीज माइनस सम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जीज। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज इन द डीकंपोजिशन ऑफ PCl5 to PCl3 and Cl2। PCl5 to form PCl3 and Cl2, ये मैंने इक्वेशन जनरेट कर ली। अच्छा जनाब, अब रिएक्टेंट साइड पर बॉन्ड ब्रेक होंगे और यकीनन प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब रिएक्टेंट साइड पे कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? PCl5 का मतलब है कि फास्फोरस और क्लोरीन के 5 बॉन्ड्स हैं, तो 5 बॉन्ड्स फास्फोरस क्लोरीन के हैं, ये सारे बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी हो जाएंगे, और 3 बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहे हैं फास्फोरस क्लोरीन के, तो 3 बॉन्ड फास्फोरस क्लोरीन प्लस 1 बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन। ये मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग का और बॉन्ड फॉर्मेशन की यहाँ अलग अलग एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे दी है। अच्छा, लेकिन अगर आप नेट देखें ओवरऑल यहाँ 5 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और वही 3 बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, तो नेट चेंज क्या है? नेट चेंज ये है कि 2 बॉन्ड PCl के यहाँ पे ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं। यानी इन शॉर्ट हम ये भी कर सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी में हम सिर्फ 2 into PCl कंसीडर करें, क्योंकि 3 बॉन्ड PCl के जो फॉर्म हो रहे हैं और 3 बॉन्ड जो PCl के ब्रेक हो रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं
लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ 2 into PCl, क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, तो 3 और 3 बॉन्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 बॉन्ड बचेंगे जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी में है। और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में 1 into क्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि PCl3 कैंसिल हो गया। तो अब हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की डेटा बुकलेट से, 2 into 330 जो कि हमें गिवन थी क्वेश्चन में, और माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी 1 into 240। ये 2 बॉन्ड थे बॉन्ड ब्रेकिंग में और 1 बॉन्ड जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में है। सर ये एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? इसमें बेटा बताने की कौन सी बात है, तो ओ लेवल में पढ़ी है बेटा, ये मैं एस की कोई बात कर ही नहीं रहा। प्रॉब्लम बताओ मुझे, वो बताऊंगा मैं। सर जी सर क्लोरीन में मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होना चाहिए था, 2 into Cl। तो आप बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर दें, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी गिवन है। अगर आप गौर से देखें, बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है ये दूसरों अमाउंट का ऑफ एनर्जी PCl3 में बॉन्ड। नहीं सर, जैसे PCl3 वगैरह में 3 से किया है, उसमें PCl5 5 से तो किया भाई तो PCl3 में है। फास्फोरस क्लोरीन के 3 बॉन्ड्स हैं, 3 अलग अलग बॉन्ड है, एक फास्फोरस 3 अलग अलग क्लोरीन से कनेक्टेड है, और क्लोरीन क्लोरीन का एक ही बॉन्ड है, अलग अलग 3 बॉन्ड नहीं है। PCl3 में P और Cl जो है वो 3 जगहों से कनेक्टेड है, क्लोरीन क्लोरीन का एक ही बॉन्ड है, 3 अलग अलग बॉन्ड नहीं है। समझ में आ गई बात? जी सर, मतलब बॉन्ड से करेंगे मल्टी। बेटा ये बॉन्ड एनर्जी है ना, तो बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड से ही कनेक्ट करेंगे ना, बॉन्ड एनर्जी पे जब बात करेंगे तो बॉन्ड से ही रिलेटेड करेंगे। तो अब यहां पर जो आप कैंसिल ना करें, अगर आपको कैंसिल किया हुआ समझ में नहीं आ रहा, आप कैंसिल ना करें, आप डायरेक्ट जितने बॉन्ड है वो अप्लाई कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। मतलब अगर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आप लोगों ने मैथ्स माशाल्लाह ओ लेवल करके आए, मैथ्स पढ़ी होगी, अगर एक तरफ इक्वेशन की एक तरफ 5x लिखा हुआ है, एक तरफ 3x लिखा हुआ है, तो 5x और 3x में से जो बचेगा एक तरफ वो 2x बचेगा, क्योंकि 3x और 3x कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है, लेकिन अगर लगता है आपको कि आप इसमें परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट टोटल बॉन्ड काउंट करके और वो दोनों तरफ वैल्यूज पुट कर दीजिए, तब भी आंसर वही आएगा जो कैंसिल करने पर आ रहा है। बहरहाल ये 420 किलो जूल पर मोल जो है वो इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 36 जो है, क्वेश्चन नंबर 36 कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आपको एक इक्वेशन गिवन है और उसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज, यानी डायरेक्ट बॉन्ड एंथैल्पीज का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जीज, आपको गिवन है क्वेश्चन में, डेटा बुकलेट यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है। और यूजिंग द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज इन द टेबल, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ इथाइन। ये रिएक्शन आपको गिवन है जो कि कंबशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको इस एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज। अब यहां आइडिया वही होगा कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, तो अगर मैं पहले बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर लूं कि बॉन्ड ब्रेकिंग में कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में आप देखें रिएक्टेंट साइड पर दो चीजें हैं,
एक इथाइन है और इथाइन में एक बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। और इसके अलावा इसमें दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और इसके अलावा 2.5 मोल, 2.5 यानी 2.5 जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। 2.5 मोल जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ये सारा मैंने समरी लिख दी है बॉन्ड ब्रेकिंग की, फिर वैल्यूज पुट करके सब निकालते हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन पर आ जाइए। बॉन्ड फॉर्मेशन में एक तो वाटर बन रहा है और वाटर में आपको पता है कि एक ऑक्सीजन कनेक्टेड टू 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यह है कि जब वाटर में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होगा, एक नहीं बल्कि 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे। लिहाजा आप लिखेंगे 2 into ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 into ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते ये काम। ये हमने बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसमें कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं। और यहां पर 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब यह है कि यहां पर जो बॉन्ड हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड्स हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 4 मोल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होंगे। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी का सम अप है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी का सम अप है। अब हमें ओवरऑल एंथैल्पी चेंज निकालनी है। आप सिंपली वैल्यूज को पुट करके बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जीज माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जीज करके कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल एंथैल्पी चेंज। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, अब आप आ जाइए इस एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये भी रिलेटेड जो है वो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन ये भी जरा एक टेक्निकल इशू है, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है क्वेश्चन में। सवाल ये है कि आपको अगेन बॉन्ड एनर्जीज गिवन है और बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज related to the following 4 reactions P, Q, R and S. What is the order of enthalpy changes of these reactions from most negative to most positive? यानी आपको P, Q, R, S को अरेंज करना है from most negative to most positive. इसके लिए पहले हम P, Q, R और S की बॉन्ड एनर्जीज देखेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं जो ओ लेवल में भी आप पढ़कर आए हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ये हमेशा इक्वल होती हैं, बट विद अपोजिट साइन। दे आर इक्वल बट दे हैव अपोजिट साइन। इसलिए कि डेटा बुकलेट में जो आपको बॉन्ड एनर्जीज गिवन होती हैं वो सारी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जीज होती है। अब जितनी एनर्जी आपने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दी है उतनी ही एनर्जी आपको वापस मिलेगी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी,
क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो डेटा बुकलेट में आपको जो एनर्जीज गिवन है या क्वेश्चन के अंदर जो एनर्जीज गिवन है उनके मैग्नीट्यूड्स आपको गिवन है। अब आप P पर आइए। अगर P को आप कंसीडर करें तो यहां पर Br2 इज कन्वर्टेड इनटू 2Br। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ब्रोमीन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ब्रोमीन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ब्रोमीन ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी 193 है। और चूंकि यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए साइन विल बी पॉजिटिव। यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए साइन विल बी पॉजिटिव। बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एंडोथर्मिक होता है। Q में क्लोरीन और क्लोरीन आपस में मिलकर Cl2 बना रहे हैं, यानी कि यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन में साइन विल बी नेगेटिव। बॉन्ड फॉर्मेशन में साइन विल बी नेगेटिव। और दूसरी बात यह है कि -244 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन है 244, लेकिन माइनस साइन इसलिए लिखा है कि यहां पे क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट R में देखिए CH3 प्लस Cl टू फॉर्म CH3Cl। तो लॉजिकली यहां पर CH3 का मतलब यह है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं और कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, और ये क्लोरीन के साथ मिलकर CH3Cl बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन है इन बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, और कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो 340 है और यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इसलिए -340 हम लिखेंगे। यहां पर वैल्यू -340 होगी। नेक्स्ट मीथेन कन्वर्ट हुआ CH3H में, यानी मीथेन में जो कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए और उसमें से एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है S में और बॉन्ड ब्रेकिंग इज पॉजिटिव और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज 410। तो प्लस 410 जो है ये बॉन्ड एनर्जी हो गई। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं वैल्यूज को कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब आपको मोस्ट नेगेटिव टू मोस्ट पॉजिटिव जाना है। यहां पर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू R है और मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू S है। तो मोस्ट नेगेटिव और मोस्ट पॉजिटिव में करेक्ट आंसर विल बी C। यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो C है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब अगले फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर है 26 और क्वेश्चन नंबर 26 में आपको जो डेटा गिवन है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन डेटा गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर अ गिवन रिएक्शन। तो आपको मैंने कहा था कि जब भी आपको फॉर्मेशन डेटा गिवन हो और आपको ओवरऑल एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना हो, फॉर्मेशन डेटा आपको गिवन हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ formation of product side minus sum of formation of reactant side।
ये एक जनरल फॉर्मूला है which we use to calculate those questions in which formation data is given and you have to calculate overall enthalpy change of reaction. तो अब यहां पर डेल्टा H नॉट formation of product side. Now at product side 4 mole of NO and 6 mole of H2O. NO की वैल्यू 90.3 है, तो मैं सम लूंगा पहले प्रोडक्ट साइड का 4 इंटू 90.3, ये प्लस है, 4 इंटू 90.3 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल में 6 इंटू माइनस 241.8, ये सम हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट साइड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, सम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में 4 इंटू अमोनिया, अमोनिया इज माइनस 46.1, जो कोफिशिएंट होता है वो आपको लिखना होगा, इनटू जो भी उसकी वैल्यू गिवन है फॉर्मेशन की नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन गिवन है O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी एलिमेंट गिवन है, और आपको मैं बता चुका हूं कि एलिमेंट की फॉर्मेशन वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 होती है, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 5 इंटू 0 कर देंगे हम, ये है सम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो अब आप इसे ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा H को, कि ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी जब आपको फॉर्मेशन डेटा गिवन। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर इस क्वेश्चन में कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें ए और सी पार्ट दोनों सेम है ना 26 में? ए और सी सेम नहीं है बेटा, ए पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है। अच्छा, वो नजर नहीं आ रहा। हाँ, ए पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है। इसका आंसर सी आ रहा है क्या? नेगेटिव मुझे नहीं पता बेटा आंसर क्या है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो ठीक होगा। सी है। वैल्यू सारी आपके सामने पुट है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। सही है सर, सी है। ठीक है जी। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आप इसको खुद पढ़ें, इसमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी बल्कि वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करनी है, और आपको जो ऑप्शंस गिवन है वो कैलकुलेटेड वैल्यूज के आंसर्स नहीं है, बल्कि जस्ट वैल्यूज को पुट किया हुआ है, और आपको करेक्ट एक्सप्रेशन सेलेक्ट करना है। सही आ रहा है सर इसमें। ओके जी, अब यहाँ प्रोडक्ट साइड पर MgO और KCl है। MgO की वैल्यू -602, तो ये 3 इंटू -602, लेकिन आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ, ये गलत है, तो 3 इंटू 602 यानी सी इसका करेक्ट आंसर है।
3 into 602 plus 1 into 437 और ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, माइनस करेंगे रिएक्टेंट साइड और रिएक्टेंट साइड जो है वो 3 into मैग्नीशियम तो 0 हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट और उसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। और 1 into KClO3 होगा और KClO3 की वैल्यू -391 है, तो माइनस इंटू -391 तो ये जो है वो इसकी स्टोरी है। तो C would be the correct answer. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ इसी टाइप से रिलेटेड है, जिसमें अगेन आपको फॉर्मेशन डेटा गिवन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आर, दोनों की फॉर्मेशन गिवन है और आपको इस रिएक्शन का ओवरऑल एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट साइड पर आप देख सकते हैं टाइटेनियम इज एन एलिमेंट, इसकी वैल्यू 0 होगी। कार्बन रिएक्टेंट साइड पर है, ये भी एलिमेंट है, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो जब आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो ये ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस थे पास पेपर से रिलेटेड जो इन फार्मूलाज को यूज करने के लिए आते हैं। इसमें अब आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस इंशाल्लाह अब हेसेस लॉ इसमें रहता है, इससे रिलेटेड बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर अगर कोई आपको इश्यूज होंगे तो फिर उसको हम उसी क्लास में एड्रेस कर लेंगे। असाइनमेंट मैंने दिया था, आज का टाइम था, जो लोगों ने सबमिट कर दिया है उनको मैं मार्क्स असाइन कर दूंगा, बाकी सबको आउट ऑफ 10 0 मार्क। जिन लोगों के असाइनमेंट क्लास से पहले आ चुके हैं मेरे पास उन सबको जो है वो मार्क्स मिलेंगे असाइनमेंट के, बाकी सर, अभी सबको सब 0। सर आपको प्राइवेटली भेजा था तो आपको मिल गया था? किसी भी फॉर्म में भेजा हो, अगर मेरे पास पहुंच गया होगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे, जिसके नहीं पहुंचा होगा उसको नहीं मिलेंगे, चाहे आपने ग्रुप पे डाला है या प्राइवेटली डाला है।